नमस्ते इंडिया, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। हम भी ठीक, आप भी ठीक। मैं सीएमए दीक्षा राजपाल आज आई हूं एसपीएम का एक नया टॉपिक लेके। जी हाँ, एसपीएम पेपर नंबर 20 स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। सर, जैसा हमने लास्ट क्लास में देखा था, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का मीनिंग, परफॉर्मेंस अप्रेजल का मीनिंग, एक कंसेप्ट, और लास्ट में हम पढ़ रहे थे कंपोनेंट ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। हाँ जी, ड्यू टू पावर ब्रेकअप प्रॉब्लम, एक पावर ब्रेकअप की प्रॉब्लम हुई थी जिस वजह से वो टॉपिक हमारा मिड में ही छूट गया था। तो आज इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं उसी टॉपिक के साथ। किस टॉपिक के साथ? कंपोनेंट्स ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के साथ। हाँ जी, बिना टाइम को वेस्ट करते हुए आज इस क्लास को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यहां सीधी बात, नो बकवास। चलिए, चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं हम। फ्रेमवर्क ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। सर, इसका हमने टॉपिक नंबर 1 देखा था, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का मीनिंग, और आज हम उसका एक और लास्ट कंपोनेंट पढ़ेंगे, कंपोनेंट्स ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। सर, इस टॉपिक को हम पढ़ रहे थे, वहीं से अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं ताकि कोई भी टॉपिक छूटने ना पाए। इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले सर, मैं एक बात आपसे डिस्कस करना चाहूंगी कि ये एक थ्योरी पेपर है जिसमें प्रैक्टिकल भी है, और जितनी थ्योरी आप लोगों को लिखवाई जा रही है सर, ये सिर्फ समझाने के लिए नहीं है, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी है। तो आप इसको प्लीज मेरे साथ में जैसे जैसे मैं लिख रही हूं आप भी लिखते चलिए, ताकि एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन आपको रिवीजन में कोई प्रॉब्लम ना रहे। हाँ जी, एग्जामिनेशन टाइम में कोई प्रॉब्लम इसलिए नहीं रहेगी क्योंकि आपको स्टडी मेट खोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वो इसलिए क्योंकि इस लेक्चर में, मेरे लेक्चर्स में आपको इतने नोट्स बनवा दिए जाएंगे कि लास्ट में आपको कुछ भी और पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, ये मेरी गारंटी है। आपके स्टडी मेट से एक एक टॉपिक को लिया गया है, उसको आप ही की लैंग्वेज में, आप ही के लिए, एक स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए इन नोट्स को प्रिपेयर किया गया है, जिससे आपको लास्ट में रोना ना पड़े, थ्योरी पेपर को लेके ना रोना पड़े और ना ही क्लास में सोना पड़े। लिखेंगे तो नींद नहीं आएगी, और लास्ट में जब नोट्स बने हुए होंगे तो रोना भी नहीं आएगा। तो चलिए, साथ साथ में नोट डाउन प्लीज कर लेना। इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। सो फर्स्ट कंपोनेंट हम देख रहे थे परफॉर्मेंस प्लानिंग। हाँ जी, अपनी ऑर्गेनाइजेशन अपनी परफॉर्मेंस को प्लान करता हुआ चलेगा। सर, प्लान करना क्या जरूरी है? सर, प्लान करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? किसी भी काम को करने से पहले सर, हम पहले अपनी प्लानिंग बना लेते हैं। सीएमए प्रोफेशन में आने से पहले ही आपने सोच लिया होगा कि मैंने कॉमर्स स्ट्रीम लेनी है। सर, +1 +2 में आपने कॉमर्स साइट ली होगी, उसके बाद आपने सोचा होगा हाँ जी चलिए अब सीएमए प्रोफेशन में एंटर किया जाए, तो उसके लिए आपने पहले ही प्लानिंग कर ली थी। इसी तरीके से ही एक बिजनेस एंटिटी में भी एम्प्लॉयज अपनी परफॉर्मेंस को प्लान करते हुए चलते हैं। हाँ जी, हमारे एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को भी प्लान किया जाता है। तो सर, इट इज अ फर्स्ट क्रूशियल स्टेप। सर जी, बहुत जरूरी है। विदाउट प्लानिंग तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हाँ जी, इट इज अ फर्स्ट क्रूशियल स्टेप। हाँ जी, फर्स्ट स्टेप है। सेकंड पॉइंट कर लें,
बहुत जरूरी इसलिए है क्योंकि प्लानिंग के बिना कुछ भी संभव नहीं है। हाँ जी, एम्प्लॉयज कैन डू देयर वर्क इन प्रॉपर मैनर। सर जी, पहले प्लानिंग कर रखी होगी तो हमारे एम्प्लॉयज को भी एक प्रॉपर मैनर में काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ जी, तो इसीलिए प्लानिंग करना जरूरी है। सेकंड कंपोनेंट देखते हैं, परफॉर्मेंस appraisal and reviewing। किसी भी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को अप्रेज करना, बाद में उसको रिव्यू भी कर लेना साथ ही साथ, क्यों, हमारा एम्प्लॉय किस मैनर में काम कर रहा है, क्या हमारे दिए हुए ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कराने के लिए हमारे साथ मेहनत कर रहा है, तो उसके लिए सर उसकी परफॉर्मेंस को हमें रिव्यू भी करना पड़ेगा। हाँ जी, ये भी हमारी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का ही एक कंपोनेंट है। एंटायर प्रोसेस analyzing the cause of loopholes in performance। सर क्या लूप होल्स दिख रहा है कि कहीं कोई ऐसी कमी तो नहीं रह रही हमारे एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस में जो हमारे लिए ही कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर दे या फिर हमारे डिजायर्ड रिजल्ट्स को अचीव करवाने में प्रॉब्लम कर दे, तो सर उसको हम रिव्यू कर लेंगे। सेकेंड इज हाउ टू overcome these loopholes। How to overcome it? How to overcome these loopholes। जो भी कमियां आ रही हैं उनको हम किस तरीके से ओवरकम कर पाए। नेक्स्ट कंपोनेंट इज feedback on performance followed by personal counseling and performance फैसिलिटेशन। सर हम अपने ही एम्प्लॉय से एक फीडबैक मांग रहे हैं कि आप बताइए जो भी हम आपके लिए कर रहे हैं। सर बिजनेस एंटिटीज में ऐसा चलता है कि हम अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने के लिए कई मोटिवेटर्स को बुलाते हैं। हाँ जी, हम उस टाइम पे अपनी ही एंटिटी के लिए काम भी करवा सकते हैं, बट नहीं, अपने काम को साइड में रखते हुए हम अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करवा रहे हैं एक मोटिवेटर को बुला के। हाँ जी, आए तो सर उससे क्या हो रहा है, हम अपनी थिंकिंग को अपने एम्प्लॉयज की थिंकिंग में डाल रहे हैं कि जी हमें इस लेवल तक पहुंचना है, हमारा मिशन यहां तक पहुंचना है, हमारा मिशन चांद तक पहुंचना है, तो आप भी
हमारे साथ कहिए कि हमें भी चांद तक पहुंचना है। हम अपनी थिंकिंग को अपने एम्प्लॉयज की थिंकिंग में ढलवा रहे हैं। हाँ जी, तो उसके लिए सर हम जो भी कर रहे हैं अपने एम्प्लॉयज को, हमने जो भी फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाई हैं, जो भी एनवायरनमेंट दे रहे हैं, उसका हम एक फीडबैक ले रहे हैं। फीडबैक ऑन परफॉर्मेंस फॉलोड बाय पर्सनल काउंसलिंग। जी हाँ, हम अपने एम्प्लॉयज की ही पर्सनल काउंसलिंग कर रहे हैं और उनकी परफॉर्मेंस का फीडबैक ले रहे हैं। हाँ जी, तो सर उससे क्या हो रहा है? gives a lot of importance in performance मैनेजमेंट। सर अपनी परफॉर्मेंस को मैनेज करने के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गिव्स अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस। हाँ जी, इंपॉर्टेंस इन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। प्रोवाइड training and development to the employee if needed। सर हमें काउंसलिंग करके ये पता चल रहा है कि हमारे एम्प्लॉयज को कहीं ना कहीं और डेवलपमेंट की जरूरत है। हमारे एम्प्लॉयज करने के लिए कैपेबल हैं, किसी भी काम को करने के लिए कैपेबल हैं, बट उनको एक ट्रेनिंग मिलना जरूरी है। तो सर वो हमें किससे पता चल रहा है? उनसे फीडबैक लेने के बाद पता चल रहा है। तो हम अपने एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनकी स्किल्स को डेवलप करवा रहे हैं, जिससे हमारा बिजनेस ग्रो कर सके। हाँ जी, fourth component is performance fourth is rewarding good performance। हाँ जी सर, आज हमारा एम्प्लॉय हमारे टारगेट्स को अचीव कर रहा है, इवन दो टारगेट्स के अपर भी जा रहा है। जी हाँ, टारगेट्स के अबव जा रहा है। तो सर क्या हमारा फर्ज नहीं बनता, जो एम्प्लॉय हमारे बिजनेस के लिए दिन रात पसीना बहा रहा है, खून पसीना एक कर रहा है, तो क्या हम उसको कुछ इंसेंटिव्स दें, कुछ रिवॉर्ड्स दें, कुछ शाबाशियां दे? सर ये रिवॉर्ड्स मॉनेटरी टर्म्स में भी हो सकते हैं, नॉन मॉनेटरी टर्म्स में भी हो सकते हैं। हाँ जी, इट्स वेरी वाइटल कंपोनेंट। सर जी जरूरी क्यों है? क्योंकि अगर हम अपने एम्प्लॉयज को रिवॉर्ड नहीं दे रहे, काम पे काम करवाए जा रहे हैं, तो सर वो भी पेस्ड ऑफ हो जाएगा कि नहीं करना मुझे ऐसी जगह काम जहां मेरी अच्छी परफॉर्मेंस को भी रिवॉर्ड नहीं दिया जा रहा है। हाँ जी, इसीलिए ये जरूरी भी है। एज वेल एज मोटिवेशनल factor for an employee। मोटिवेशनल फैक्टर भी है। आज सर उसको पता चल रहा है कि मैंने टारगेट से अबव 10,000 गया हूं तो मुझे 5,000 का इंसेंटिव मिल रहा है, तो क्या सर वो और मोटिवेट होके नेक्स्ट मंथ में अपने टारगेट से अबव 20,000 करने की कोशिश नहीं करेगा? करेगा।
अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने की कोशिश करेगा, मोटिवेट होके, जैसे जैसे उसको रिवॉर्ड्स मिलते जाएंगे। सर आप भी अगर आज पढ़ रहे हैं तो किस लिए? आपको पता है रिवॉर्डिंग टर्म्स में आपको एक CMA की डिग्री मिलने वाली है, तभी तो आप मोटिवेट हो रहे हैं दिन रात मेहनत करने के लिए। ये तो किसी का मन नहीं करता आधी जवानी बिताने को। तो मोटिवेशनल फैक्टर क्या है? एक प्रोफेशनल डिग्री का आपके हाथ में होना, आपके नाम के आगे CMA लगाना, वो आपके लिए रिवॉर्डिंग है, वही मोटिवेशनल फैक्टर है आपका। हाँ जी, इसी तरीके से हमारे एम्प्लॉयज भी वर्क करते हैं। फिफ्थ पार्ट इज परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट प्लान। परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्लान, अगर हमारे एम्प्लॉयज को कहीं ना कहीं अपने वर्क को करने में प्रॉब्लम हो रही है तो सर हमारा फर्ज बनता है कि हम उसकी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करवा सकें, कुछ नए टारगेट्स दे सके, कहीं नई टाइमलाइन दे सके उसकी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए। सर इसका एक मेन एग्जांपल आपकी लाइफ से भी जुड़ा हुआ है। आप आज एग्जाम दे रहे हैं, हाँ जी, बट आपका रिजल्ट आता है नेगेटिव, तो इंस्टीट्यूट आपको और 6 महीने का टाइम दे रहा है अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए। उसी तरीके से हम भी अपने एम्प्लॉयज को उनकी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए कुछ नई टाइमलाइंस दे देंगे। हाँ जी, देखते हैं इसमें क्या होगा। फ्रेश सेट ऑफ गोल्स आर एस्टेब्लिश्ड। फ्रेश गोल्स दे दिए जाएंगे कि सर आप यहां काम नहीं कर सके तो यहां पे काम कर लीजिए। सर इतना आसान नहीं होता। अगर हमारे एम्प्लॉय अपना वर्क परफॉर्मेंस अपनी ढंग से नहीं कर पा रहे तो हम अपने एम्प्लॉयज को कहीं जाओ हम तुम्हें निकालते, यू आर फायर्ड। नहीं सर, नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि एक कंपनी का भी कुछ इन्वेस्टमेंट हुई होती है उसके हर एक एम्प्लॉय पे। कहीं ना कहीं उसने ट्रेनिंग्स दी होती है, ट्रेनिंग सेशंस रखे होते हैं, कहीं ना कहीं डेवलपमेंट लाता है, कोई नई नॉलेज को ऐड करवाता है, तो सर उसमें इन्वेस्टमेंट जाती है एक एम्प्लॉयर की, एक एंटिटी की, एक बिजनेस की। तो इतना आसान नहीं होता। हम अगर हमारा एम्प्लॉय आज अपने वर्क को प्रॉपर वे में नहीं कर पा रहा है तो हम उसको इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं, कुछ नए टारगेट्स देने की कोशिश करते हैं, कुछ नए गोल्स को रख देते हैं उसके आगे, क्या पता उसकी परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट हो पाए। न्यू डेडलाइंस इज प्रोवाइडेड। हाँ जी, नई डेडलाइंस दे दी जाती हैं। लास्ट एंड सिक्स्थ कंपोनेंट इज पोटेंशियल अप्रेजल। पोटेंशियल अप्रेजल, सर अंदर छुपे हुए टैलेंट को बाहर निकलवाना। हाँ जी, आप किस फील्ड में अच्छे हैं? सर मैं मार्केटिंग में बहुत अच्छा हूं। तो सर उस मार्केटिंग वाले फैक्टर को, छुपे हुए टैलेंट को बाहर निकलवाएंगे कैसे? ये बोल दिया जाएगा कि बेटा जी आप मार्केटिंग में ही रह के हमारे प्रोडक्ट को इतना सेल्स में बढ़ा दो कि हमारा प्रॉफिट दुगना हो जाए। इन फ्यूचर हम आपको दुबई की ट्रिप दे देंगे। तो सर यहां पे क्या हो रहा है?
हम उसकी स्किल्स को यूज कर रहे हैं, उसके अंदर छुपे हुए टैलेंट को बाहर निकाल रहे हैं। हम जानते हैं अगर आज वो हमारा 1 करोड़ का टारगेट पूरा कर पा रहा है तो आने वाले अगले 6 महीने में हमें 2 करोड़ की सेल्स भी दिला सकता है। तो उसके छुपे हुए टैलेंट को बाहर निकाल रहे हैं, उसको अप्रेज करके फ्यूचर ओरिएंटेड अप्रेजल। और क्या है? इवैल्यूएट पोटेंशियल ऑफ द एम्प्लॉयज। हाँ जी, इवैल्यूएट कर लेंगे कि सर कहां पे हमारा एम्प्लॉय वर्क अच्छे से कर पा रहा है। सर पोटेंशियल अप्रेजल मतलब अंदर छुपे टैलेंट को बाहर लाना। ये थे हमारे परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के कंपोनेंट्स जो होते हैं यहीं पे खत्म, और हमारी क्लास खत्म नहीं होती, हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। हाँ जी, अगले टॉपिक की तरफ। हमारा सेकंड टॉपिक है प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी। इस टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले एक बात और बता दूं कि अगर आपको एसपीएम में कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं किसी भी टाइम पे। आपको मेरी क्लास के रिगार्डिंग कोई बात करनी है, कुछ भी करना है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी। प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या है? प्रोडक्टिविटी बहुत ही इजी टर्म है, क्या हमारा आउटपुट बन के आ रहा है। सिंपल, क्या हम उत्पादन कर रहे हैं, इसका एक मतलब होता है उत्पादकता। क्या बन रहा है, इट्स अ उत्पादकता। उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी दक्षता, कैपेसिटी, कार्य करने की कैपेसिटी, कार्य क्षमता। सर प्रोडक्टिविटी मतलब सिंपल है, हम क्या बना रहे हैं। एफिशिएंसी मतलब हमें कितना आउटपुट बन रहा है हमारा। बहुत ही छोटा सा एक माइनर सा डिफरेंस है दोनों टर्म्स के अंदर, उसको भी बताएंगे, मगर उससे पहले प्रोडक्टिविटी का मीनिंग, इसका कंसेप्ट, कितने टाइप की प्रोडक्टिविटीज हैं सब देखेंगे। एफिशिएंसी क्या इसका मीनिंग है, कैसे इसको समझ सकते हैं, उसके बाद हम इस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए, सर हमारी स्टडी मेट में उस पॉइंट को कहीं नहीं लिखा गया है कि उसको डिफरेंशिएट करके बताएं, इन दोनों टर्म्स को डिफरेंशिएट करके बताएं, मगर इस टॉपिक को, इस पॉइंट को, टॉपिक नहीं है, बहुत छोटा सा पॉइंट है जिसको मैं बताऊंगी सिर्फ आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, मगर उसके लिए आपको इस वीडियो को कंटिन्यू देखना ही पड़ेगा। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं मीनिंग ऑफ प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी। सर यहां पे हम मीनिंग दोनों टर्म्स के लिए देख रहे हैं, हमारी ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों टर्म्स का मीनिंग देख रहे हैं।
तो सर ये मीनिंग हमारा क्या कहता है? कहता है इट रिफ्लेक्ट्स ओवरऑल परफॉर्मेंस of the organization. ओवरऑल परफॉर्मेंस बता रहा है, हम कितना प्रोडक्ट को बना पा रहे हैं, ये रिफ्लेक्ट कर रहा है। क्या? प्रोडक्टिविटी। हाँ जी, कितना माल बन रहा है हमसे, कितना माल बन रहा है हमसे। इट्स अ प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी रिफ्लेक्ट्स द ओवरऑल परफॉर्मेंस। सर ये पूरे साल के लिए भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है, डे वाइज भी हो सकता है। ओवरऑल परफॉर्मेंस बताएगा हमारी ऑर्गेनाइजेशन की। दिस कुड लीड टू increase or decrease in shareholders wealth। सर हमारी कितनी कैपेसिटी है माल को बनाने की? क्या हम अपने कंपटीटर्स से ज्यादा बना पा रहे हैं या कम बना रहे हैं? सर हमारे शेयर होल्डर्स की वैल्यू इसी पे तो डिपेंड होगी, जितना आउटपुट बन के आएगा उतना मार्केट में बिकेगा। अगर वो कम है तो हमारे शेयर होल्डर्स की वेल्थ भी कम है। अगर हम अपना मार्केट में प्रोडक्ट ज्यादा उतार पा रहे हैं तो हमारे शेयर होल्डर्स की वेल्थ भी तो ज्यादा ही होगी। तो ये था प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी का एक मीनिंग। अब देखते हैं मीनिंग ऑफ प्रोडक्टिविटी। सर प्रोडक्टिविटी क्या है? अभी हम बस प्रोडक्टिविटी को ही पढ़ते हुए चलेंगे। प्रोडक्टिविटी क्या है? नॉर्मल है, कितना माल लगा रहे हो और कितना माल बना रहे हो। इट्स कॉल्ड अ प्रोडक्टिविटी। इट्स जस्ट अ रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। एक इनपुट लगवाने पे कितना आउटपुट बन के आ रहा है, इट्स रिफ्लेक्ट्स द प्रोडक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जस्ट सिंपल। लिखिए, कैलकुलेट बाय comparing the amount of goods and services. Calculate by comparing the amount of goods and services. सर ये goods and services कौन सी है? जो हमारा आउटपुट बन के आ रहा है, वो गुड्स एंड सर्विसेज जो हमारा आउटपुट बन के आ रहा है। प्रोड्यूस्ड बाय द इनपुट्स that were used in production. Calculate by comparing the amount of goods and services produced by the inputs. Inputs लगवाने पे कितना आउटपुट बन के आ रहा है, इट्स द प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू
क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। सर कितना इनपुट लगा रहे हैं जिससे हमें आउटपुट रिसीव हो रहा है, आउटपुट मिल रहा है, आउटपुट अचीव हो रहा है। या हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इनपुट लगा, प्रोसेस हुआ, आउटपुट मिला। सर प्रोडक्शन प्रोसेस का मतलब यही तो है, कुछ इनपुट लगा होगा तो ही तो प्रोसेस होगा, तो ही तो प्रोडक्शन होगा। इट्स अ प्रोडक्शन। इनपुट लगा, प्रोडक्शन हुआ, आउटपुट मिला। इट्स अ प्रोडक्टिविटी। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं ज्वेलरी शॉप का। सर एक रिंग बनाने के लिए, इसके लिए रिंग के लिए इनपुट लगेगा गोल्ड, सपोज दैट डायमंड। सर इसमें प्रोडक्शन क्या होगी, ज्वेलरी मेकर ज्वेलरी को मेक करेगा, प्रोसेस हुआ गोल्ड, डायमंड लगा, बनके मिली रिंग, आउटपुट। इट्स अ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन किसकी हुई यहां पे सर, रिंग की, रिंग मिली। तो यहां पे प्रोडक्शन किसकी हुई है, किसकी प्रोडक्टिविटी हुई है हमारी, रिंग की। क्या लगा था हमारा इनपुट, गोल्ड एंड डायमंड। हाँ जी, तो चलिए सर आगे देख लेते हैं कुछ पॉइंट्स अपनी प्रोडक्टिविटी के लिए, अपनी प्रोडक्टिविटी के लिए नहीं, ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी के लिए। देखते हैं क्या कहता है हमारा इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट कहता तो हमारा टॉपिक भी है, प्रोडक्टिविटी examines the relationship between inputs and outputs in a given process। सर इन बुलेट्स फॉर्म में थ्योरी लिखने का पर्पस यही है कि आप अपने एग्जामिनेशन में इन्हीं पॉइंट्स को, अगर आपके पास प्रोडक्टिविटी का कोई टॉपिक आता है, 2 नंबर में है 2 नंबर के हिसाब से लिखिए, 10 मार्क्स का है 8 मार्क्स का है उसी हिसाब से लिखिए, बट आप उसको बुलेट्स फॉर्म में ही लिखिए। ऐसे नोट्स भी बना सकते हैं, ये गलत नहीं है, इसी पॉइंट्स को जाके एग्जाम में ही लिख सकते हैं आप। वो मैं इसलिए बता रही हूं क्योंकि मैंने खुद भी ऐसे ही लिखा है अपने एग्जाम में, और आज मैं सीएम में हूं, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। और क्या कहता है हमारा प्रोडक्टिविटी, कहता है प्रोडक्टिविटी डज नॉट examines the volume of output। सर जी ये कैसे, आउटपुट तो वही है जो प्रोडक्टिविटी है, जो निकल के आ रहा है हमारा फाइनल प्रोडक्ट, वही तो हमारी प्रोडक्टिविटी है। तो कैसे ये एग्जामिन नहीं कर रहा वॉल्यूम ऑफ आउटपुट को। सर यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ आउटपुट है, और वॉल्यूम ऑफ आउटपुट से मीनिंग है फाइनल प्रोडक्ट से। कितना माल बन रहा है, कितना माल बन रहा है, वो तो प्रोडक्टिविटी है, बट इट्स अ फाइनल प्रोडक्ट और नॉट। फाइनल प्रोडक्ट का मतलब सेलेबल प्रोडक्ट है या नहीं, वो प्रोडक्टिविटी एग्जामिन नहीं करती। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या बोलता है। इट डिफाइंस
output obtained in relation to the resources employed। वही बता रहा है हम क्या क्या रिसोर्सेज लगा रहे हैं, क्या क्या इनपुट्स लगा रहे हैं, जो हमें आउटपुट रिसीव्ड हो रहा है उसी रिलेशन को बता रहा है। सर हम अपने स्टडी मैट के एक एक टर्म को भी डिफाइन करेंगे हमारे लेक्चर्स में। बेशक इस थ्योरी लेक्चर को पढ़ने में आपको ऐसा लग रहा होगा कि थोड़ा टाइम ज्यादा लग रहा है। हाँ जी सर, थोड़ा टाइम ज्यादा इसलिए लगेगा, हो सकता है कि हमारा एसपीएम अगर 20 लेक्चर्स में कंप्लीट होता है तो सर मैं जो पढ़ाऊंगी वो 25 लेक्चर्स होंगे ही होंगे। वो क्यों? क्योंकि एक एक पॉइंट को लिखना इतना इजी नहीं है थ्योरी में। उन पॉइंट्स को लिखने में टाइम लगता है। अगर यही चीज मैं आपको लिख के पीडीएफ फॉर्म में रख के समझाती जाऊं और पढ़ाती जाऊं तो डेफिनेटली सर आधे घंटे बाद आप भी सो जाएंगे। मैं तो खैर बोलती ही रहूंगी, आप लोग तो डेफिनेटली सो जाएंगे। सुलाना नहीं है आपको, पढ़ाना है। इसलिए एक एक पॉइंट को खुद लिख रही हूं, आप मेरे साथ में लिखते रहो, ये ज्यादा जरूरी है। और कहीं पे भी प्रॉब्लम है फिर बोल रही हूं, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्लास के रिगार्डिंग आपको कोई समझ में नहीं आता या आप कुछ चेंजेस चाहते हैं वो भी आप बता सकते हैं। सर बेसिकली हमारा जो एक मेन एम है वो ये है कि आपको थ्योरी पेपर में कभी कोई प्रॉब्लम ना रहे, क्योंकि मेरे टाइम में मुझे थ्योरी पेपर में बहुत प्रॉब्लम रही थी, इसलिए मैंने टीचिंग के लिए थ्योरी पेपर ही चूज किया है। तो इस बात को यहीं पे करते हैं खत्म और शुरू करते हैं। एक नई टर्म है हमारे इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट में, इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। क्या है सर? इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी है। प्रोडक्टिविटी का ही टॉपिक चल रहा है, बट नया पॉइंट है इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। देखते हैं सर इस टर्म में क्या क्या होता है। इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी का मतलब यह है कि आज तो हमने 100 यूनिट्स ही बनाए, मगर नेक्स्ट ईयर में हमारी परफॉर्मेंस अच्छी हुई, हमने अपने प्रोडक्ट के 200 यूनिट्स बना लिए। ठीक है, बना लिए। सर ये तो हम इस साल भी कर सकते हैं। हाँ जी सर कर सकते हैं, बट हमने अगर 200 इनपुट्स लगा के 100 यूनिट बनाए हैं और नेक्स्ट ईयर में हमने 200 यूनिट से ही 200 यूनिट बना ली हैं, तो यहां पे हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। बोर नहीं करते, लिखते हैं, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। दो तरीके की बात है इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी में। प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज विद फ्यूअर इनपुट्स। सर ध्यान से देखना मैं क्या बोल रही हूं। प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज विद फ्यूअर इनपुट्स। इनपुट्स को कम कर दिया गया है, बट हमारा आउटपुट लेवल वहीं पे ही है। इनपुट्स तो कम हो गए हैं बट आउटपुट आर सेम। तो इस केस में हम क्या कहेंगे कि हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो गई है। हाँ जी, इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी है हमारे पास। और दूसरा पहलू क्या आता है? प्रोड्यूसिंग मोर
output from same quantity of inputs। सर इस केस के अंदर हम अपने इनपुट्स को कम कर रहे हैं और इस केस के अंदर हम अपने आउटपुट को बढ़ा रहे हैं। इनपुट्स को कम कर देना और आउटपुट को बढ़ा लेना क्या है सर? इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता बढ़ गई है हमारी। हाँ जी, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो 2019 2020 2019 2020 सर इस केस में इनपुट लग रहा है 100 यूनिट, प्रोसेस होके आउटपुट मिल रहा है 200 यूनिट्स। उसी केस में हमने इनपुट को कम कर दिया, कितने पे? 80 पे लिया है और आउटपुट तब भी सेम है, 200 यूनिट्स बना पा रहे हैं हम। तो इससे क्या मिल रहा है कि आउटपुट आर सेम बट इनपुट्स आर लोअर। इनपुट्स को हमने कम कर दिया है। हाँ जी, वहीं इस केस में देख लेते हैं, हमारा इनपुट लग रहा है 100 यूनिट, आउटपुट मिलता है हमें 200 यूनिट का। और इस केस में हमने इनपुट की क्वांटिटी तो सेम रखी है 100, बट आउटपुट हमें मिल रहा है 220 का। तो हमारा यहाँ पे आउटपुट इंक्रीज हो रहा है ना, आउटपुट बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं हमारी कॉस्ट कम लग रही है और आउटपुट ज्यादा आ रहा है, तो उसको हम कहेंगे इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी नोट डाउन कर लें। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी की ही तरह एक और टर्म है हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी। हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी सर हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी क्या है? किसी भी चीज का एक एफिशिएंट पॉइंट होता है। एफिशिएंट पॉइंट से मतलब क्या है कि ठीक है सर, आज हम सपोज दैट आज हम 1 किलो आटे से 10 रोटी बना लेते हैं, तो सर आज उस प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, उन 10 रोटी को बढ़ाने के लिए हमने 1 किलो ही आटा है हमारे पास आज भी, तो उससे हमने 12 रोटी बना ली, मगर वो उसकी हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी थी। अगर हम उससे ज्यादा मान लें हम कि हमें 10 की जगह 20 रोटी बनानी है, तो सर वो रोटी नहीं बन पाएंगी, वो पापड़ बन जाएगा। तो सर हर चीज का एक एफिशिएंट पॉइंट होता है। आपसे भी बोला जाए कि बेटा नहीं, अब हम थ्योरी क्लास डेली 2 घंटे की नहीं लेंगे, 5 घंटे की लेंगे, तो सर नहीं पढ़ पाओगे, ना मैं पढ़ा पाऊंगी।
हमारा एफिशिएंट पॉइंट इतना हो सकता है थ्योरी को सुनने का, 2 घंटे से सर 2.5 घंटे हो जाएगा, मगर 5 घंटे नहीं हो पाएगा। हमारी प्रोडक्टिविटी कितनी आ रही है इसमें, खाली 2.5 घंटे की, नहीं कर सकते हम उसको 5 घंटे का। वो आपके लिए भी प्रॉब्लम है, हमारे लिए भी प्रॉब्लम है। इसी तरीके से हर मटेरियल की, हर इनपुट की एक एफिशिएंट पॉइंट होता है, किसी लेवल तक जाकर ही आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद क्या होगा सर, वो इंफीरियर, एक बहुत ही गंदा प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हो जाएगा, जो मार्केट में सेलेबल ही नहीं बचेगा, क्वालिटी गिर जाएगी सर उस प्रोडक्ट की। मान लेते हैं एक टी स्टॉल है, डेली 5 किलो दूध से चाय बनाता है 50 कप। सर आज उसकी बिक्री ज्यादा होने लग गई, तो वो 50 कप की जगह सर उनमें पानी एक्स्ट्रा मिला के 55 कर सकता है, 60 कर सकता है, मगर उससे 80 कप नहीं बना सकता। लोग कहेंगे दूध की जगह भाई तूने पानी ही मिला दिया है। तो सर इट्स अ हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी, एक एफिशिएंट पॉइंट तक जाना। क्या है ये एफिशिएंट पॉइंट, एक हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी इज अचीव्ड, इट्स अचीव्ड कब, when maximum output is obtained। हाँ जी, एक मैक्सिमम आउटपुट हमें मिल गया है, उससे ज्यादा नहीं बन पाएगा सर, तो वही है हमारी हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी। सिंपल, और कुछ नहीं है इस पॉइंट में, हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड और एक पॉइंट देखते हैं, प्रोडक्टिविटी of an organization is higher than that of its competitors। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी उसके कॉम्पिटिटर से ज्यादा है। मान लेते हैं मार्केट में 2 सोप बिक रहे हैं, सोप ए और सोप बी। सोप ए की प्रोडक्टिविटी ज्यादा है सोप बी से, तो सर उस पॉइंट पे क्या आएगा कि वो एक एफिशिएंट फर्म है। सोप ए की कंपनी एक एफिशिएंट फर्म है, क्यों? क्योंकि वो मार्केट में अपना लेवल को अप करके बैठी है। सो प्रोडक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज हायर देन दैट ऑफ इट्स कॉम्पिटिटर्स। तो क्या है सर, दैट द फर्म performs better and considered to be more efficient। है ना सर, मार्केट में एक बेटर परफॉर्म कर रहा है, एफिशिएंट फर्म बन जाएगी, क्योंकि उसकी प्रोडक्टिविटी उसके कॉम्पिटिटर्स से ज्यादा है। चलिए आइए सर देखते हैं
एक और पॉइंट, प्रोडक्टिविटी इन, सर हम बात करते आ रहे हैं बिजनेस सेक्टर की और पब्लिक सेक्टर की, गुड्स की और सर्विसेज की। तो इन केस के अंदर प्रोडक्टिविटी क्या होगी, कैसे रहेगी, आइए सर देखते हैं। दो सेक्टर्स लिखते हैं, बिजनेस सेक्टर, पब्लिक सेक्टर। सर पहले देखते हैं हम बिजनेस सेक्टर को। बिजनेस सेक्टर में क्या है सर, प्रोड्यूसिंग गुड्स, गुड्स बना रही है फर्म, प्रोड्यूसिंग गुड्स, हाँ जी, गुड्स की प्रोडक्शन हो रही है। तो सर हम अपनी प्रोडक्टिविटी को कैसे देखेंगे, इंप्रूविंग ऑल दी फैक्टर्स। क्या फैक्टर्स है सर, हम अपनी प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ा सकते हैं। बिजनेस सेक्टर में हम क्या कर रहे हैं, गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं। इंप्रूविंग ऑल द फैक्टर्स, विच फैक्टर्स, टू इंक्रीज प्रॉफिट्स, reduce expenditure, increase income। हाँ जी सर, ये फैक्टर्स हैं हमारे बिजनेस सेक्टर में। मोर आउटपुट, सर आउटपुट, अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा लेते हैं। मोर आउटपुट पर यूनिट, क्या क्या फैक्टर्स को इंप्रूव कर रहे हैं हम यहाँ पे, प्रॉफिट्स को इंक्रीज कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर्स को कम कर रहे हैं, इनकम को बढ़ा रहे हैं और आउटपुट को भी पर यूनिट बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ जी, यही देखते हैं हम पब्लिक सेक्टर में। पब्लिक सेक्टर क्या कर रहा है, प्रोवाइड सर्विसेज, प्रोवाइड सर्विसेज। तो सर यहां पे हम क्या कर रहे थे, अपने फैक्टर्स को इंप्रूव कर रहे थे। यहां पे क्या करेंगे, टू मैक्सिमाइज द क्वालिटी, हमारी सर्विस की क्वालिटी को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। टू मैक्सिमाइज द क्वालिटी, कैसे सर, टू स्कोप, टू टाइमलीनेस, टाइम पे अपनी सर्विस को प्रोवाइड कराना। मिनिमाइज द इनपुट, minimize the input that are
required. बिजनेस सेक्टर के अंदर हम अपने फैक्टर्स को इंप्रूव कर रहे हैं, यहाँ पे हम सर्विस सेक्टर में अपनी क्वालिटी को इंप्रूव कर रहे हैं। टाइम से सर्विस प्रोवाइड कराना, अपने जो भी इनपुट्स लग रहे हैं उनको कम रखना। इसका मतलब ये नहीं है हम अपनी क्वालिटी को डाउन करेंगे, नहीं, जितना रिक्वायर्ड है उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे। हाँ जी, तब क्या होगा? परफॉर्मेंस will be product of efficiency, utilization, and and productivity. Performance will be product of efficiency, utilization and productivity. सर हमें अपनी परफॉर्मेंस को, अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना है, एफिशिएंसी को बढ़ाना है, यूटिलाइजेशन को सही मैनर में ही प्रोवाइड करना है, हर चीज को, हर इनपुट को यूटिलाइज अच्छे से करना है, अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है। कैसे करेंगे सर? सर्विस सेक्टर में हम कुछ अपने इन फैक्टर्स को, इन चीजों को हम इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे और बिजनेस सेक्टर में हम इन फैक्टर्स को इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। हाँ जी सर, तो ये तो था हमारा प्रोडक्टिविटी का पॉइंट। जो प्रोडक्टिविटी का पॉइंट है वो यहीं पे होता है समाप्त। हम लेते हैं एफिशिएंसी के पॉइंट को, पेज ले लेते हैं। नया पॉइंट देखते हैं, नया नहीं है, सेम ही है, एफिशिएंसी। अब तक हमने क्या देखा था? प्रोडक्टिविटी के मैनर से। अब हम चलते हैं एफिशिएंसी पे। मीनिंग ऑफ एफिशिएंसी। सर एफिशिएंसी क्या है? एफिशिएंसी कहता है कि हम काम तो कर रहे हैं, बहुत अच्छा आउटपुट आ रहा है, प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छे लेवल पे चल रही है, मगर उस काम को करने के लिए जो भी इनपुट्स की वेस्टेज जा रही है उसको अवॉइड कर सकें, उसको कम कर सकें। हमारा वेस्टेज ऑफ मनी जितना कम हो सके उतनी एफिशिएंसी हमारी बढ़ेगी ना। मही तो इस पॉइंट में भी कह रहा है, क्या कह रहा है? एबिलिटी टू अवॉइड wasting मटेरियल को वेस्ट कम करें। हाँ जी, एबिलिटी टू अवॉइड वेस्टिंग मटेरियल्स, ability to avoid energy, efforts, money and time।
यहाँ पे मटेरियल की वेस्टेज कम करें, एनर्जी कम से कम लगाने की कोशिश करें, एफर्ट्स को वेस्ट ना करें। एबिलिटी टू अवॉइड वेस्टिंग energy, efforts, money and time in producing a desired results। है ना सर? नॉर्मली यही है इसका एक मीनिंग कि हम अपने मटेरियल को, हम अपनी एनर्जी को कम से कम वेस्ट कर सके, अपनी क्वालिटी को बढ़ा सके। एक जनरल टर्म में पढ़ लेते हैं कि एफिशिएंसी क्या है। जनरली क्या कहते हैं? टू डू थिंग्स वेल, अपना काम अच्छे से करो, to do things well, successfully and without wasting time, without wasting time। सिंपल, अपने काम को अच्छे से करो, सक्सेसफुली करो और अपने टाइम को कम से कम वेस्ट करो। यही तो है सर एफिशिएंसी। ये एक जनरल टर्म है, आपको समझाने के लिए, एक नॉर्मल फंडा बताने के लिए। तो चलिए सर, आता है टाइम उस पॉइंट का जिस पॉइंट के लिए मैंने इस टॉपिक को स्टार्ट करते ही आपको बोला था। क्या? एक छोटा सा डिफरेंस जो है प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी के बीच में। देख लेते हैं सर। डिफरेंस बिटवीन productivity, efficiency। प्रोडक्टिविटी क्या है? प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी। प्रोडक्टिविटी क्या है सर? quantity of work, quantity of work produced by the organization। quantity of work produced by the organization is a productivity। क्या कह रहा है सर? क्वांटिटी ऑफ वर्क, क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। एफिशिएंसी क्या कह रहा है? एफिशिएंसी कहता है भाई मेरे को क्वांटिटी से मतलब नहीं, मुझे मतलब है क्वालिटी से। क्वालिटी ऑफ द आउटपुट। कौन सा आउटपुट? जो प्रोडक्टिविटी में प्रोड्यूस हो रहा है उसको बोलता है कि मुझे उसकी क्वालिटी से मतलब है, क्वांटिटी से मतलब नहीं है। तो यही है सर एक बेसिक डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम, क्वांटिटी एंड द क्वालिटी। क्वांटिटी मीन्स प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी मीन्स एफिशिएंसी। टू डू थिंग्स वेल,
क्वालिटी को मद्देनजर रखते हुए अपने काम को कर लो। टू डू थिंग्स वेल, सक्सेसफुली, विदाउट वेस्टिंग टाइम, विदाउट वेस्टिंग मटेरियल, विदाउट वेस्टिंग एनर्जी। ठीक है, तो ये डिफरेंस सर आपको स्टडी मेट में नहीं मिलेगा कि यहाँ प्रोडक्टिविटी मीन्स अ क्वांटिटी एंड द एफिशिएंसी मीन्स अ क्वालिटी। ये नॉर्मल टर्म को क्लियर करने के लिए बताया है। पहले बता रही हूँ, कहीं आप स्टडी मेट में ढूंढने लगे कि हाँ जी मैडम ये तो है ही नहीं, आप कहीं, ये एक छोटी सी बात है जिससे आपको कुछ टर्म्स क्लियर हो जाएं। टर्म्स क्लियर होंगी, एग्जाम में चाहे 2 मार्क्स में क्वेश्चन आए, 8 मार्क्स में क्वेश्चन आए, 10 मार्क्स में आए, आप उसको लिख सकते हैं। अगर चीजें क्लियर हैं तो आप अपना पेपर अपने दम पे कर सकते हैं। टीचर्स का फर्ज है चीजों को क्लियर करवाना। क्लियर मतलब वॉश आउट नहीं करवाना, उन चीजों को समझा लेना। आशा है, उम्मीद है, होप है आप लोगों को समझ में आ रहा है। आ रहा है तो प्लीज मुझे बताओ ताकि मैं और मोटिवेट हूं। मेरा भी मोटिवेशनल फैक्टर है, मुझे भी अप्रेस करो, मुझे भी रिवॉर्ड करो। कमेंट करके जरूर बताओ कि कैसा आपको समझ में आ रहा है। ठीक है सर, तो चलिए सर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इस प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी के पॉइंट ऑफ व्यू को ही देखते हुए। इनको हम कहीं नहीं जाएंगे, यहीं तक रखेंगे। और अब लेते हैं एक एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या कहता है? मशीन प्रोड्यूस्ड, एक मशीन प्रोडक्ट बना रही है। क्या प्रोड्यूस कर रही है? 100 यूनिट्स in an hour, सर 1 घंटे में 100 यूनिट्स की प्रोडक्शन चल रही है। ठीक है, प्रोडक्शन हो रही है, 100 यूनिट बन के आ रही है। क्या मिला है हमें? क्वांटिटी। क्या मिली है? 100 यूनिट्स की क्वांटिटी मींस प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी हमें मिल गई है 100 यूनिट्स की। तो क्या है सर, 1 घंटे में 100 यूनिट बन के आ रही है। वाह क्या बात है। तो may look good on a productivity। हाँ जी, देखने में तो सर बहुत अच्छी बात लग रही है। 100 यूनिट्स बन के आ रही है पर आवर। हमें क्वांटिटी पता चल रही है, हमें अपनी प्रोडक्टिविटी पता चल रही है ना? प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी है, क्वांटिटी बहुत अच्छी है, बट किंतु परंतु कुछ दिक्कत आई। क्या दिक्कत आई? चलिए सर यहां देखते हैं। बट पहुंच जाते हैं यहां पे। ये 100 यूनिट तो हमने प्रोड्यूस कर ली, बट परंतु किंतु कुछ यूनिट्स डिफेक्टिव निकली। कुछ यूनिट्स डिफेक्टिव निकली। half of them are rejected। सर आधी उसमें से रिजेक्ट हो रही हैं, जल्दी जल्दी बना ली गई। बनाओ फटाफट बनाओ, 1 घंटे में 100 यूनिट्स बनाओ, प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी है, बहुत हाई लेवल पे जाना है, बहुत आउटपुट बनाना है। बना लिए सर, बट आधी तो उसमें से रिजेक्ट हो गई। हाफ ऑफ देम आर रिजेक्टेड।
बिकॉज क्यों रिजेक्ट हुई, ये भी लिख लो भाई, बिकॉज दे does not because they don't does not meet quality standard. Does not meet quality standards. क्वालिटी से मैच नहीं हो रही। प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी हुई मगर क्वालिटी स्टैंडर्ड से नहीं मैच हुई, तो सर सो इट्स नॉट वेरी एफिशिएंट, है ना। तो इस केस में एफिशिएंसी लेवल हमें अचीव नहीं हो रहा है। क्वांटिटी तो प्रोड्यूस कर पा रहे हैं मगर क्वालिटी स्टैंडर्ड से मैच नहीं करवा पा रहे हैं, तो इस केस में प्रोडक्टिविटी लेवल पे तो हमारी फर्म बहुत अच्छी है मगर एफिशिएंट पॉइंट तक नहीं जा रही, एफिशिएंसी पॉइंट को नहीं अचीव कर पा रही है। ठीक है ना। तो इस चीज से हमें क्या समझ में आया, प्रोडक्टिविटी है, एफिशिएंसी है। कब प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो सकती है सर, इसका एक रिजल्ट देख लेते हैं ओवरऑल कि इस चीज से क्या रिजल्ट आ रहा है। Increased productivity ठीक है, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी हमें मिल रही है, कैन कम आउट at the expenses of efficiency, at the expenses of efficiency। सर हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, एफिशिएंसी एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, मतलब क्या है इसका, प्रोडक्टिविटी तो हमने बढ़ा ली है मगर एफिशिएंसी लेवल तक पहुंचने के लिए खर्चे करने पड़ेंगे। हाँ जी, हो सकता है लेबर कम हो, कम लेबर से हम काम ज्यादा करवा रहे हैं, उस वजह से हमारा क्वालिटी स्टैंडर्ड मैच नहीं हो पा रहा है। तो सर एक्स्ट्रा लेबर रखिए, एक्सपेंसेस को बढ़ाइए, इंक्रीज करनी है अपनी प्रोडक्टिविटी को। और एफिशिएंसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इम्प्रूव्ड, ये तो था प्रोडक्टिविटी के पॉइंट से, एफिशिएंसी के पॉइंट से देखते हैं। इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी कैन improved efficiency can reduced productivity। सर हमने अपनी एफिशिएंसी को, अपनी क्वालिटी स्टैंडर्ड को तो हमने बढ़ा दिया, उससे क्या होगा सर, प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। हाँ जी, प्रोडक्टिविटी को कम करना पड़ेगा, धीरे धीरे काम करो,
ताकि सही मैनर में काम हो, एक भी यूनिट रिजेक्ट ना हो पाए। उससे क्या होगा सर, प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, प्रोडक्टिविटी रिड्यूस्ड हो जाएगी। ये है एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी के मैनर में छोटा सा एक ओवरव्यू, एक कंसेप्ट, उसको समझने के लिए कि कैसे हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। तो एक्सपेंसेस भी बढ़ रहे हैं एफिशिएंसी के। अगर हम अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा रहे हैं तो उसको लिए हमें प्रोडक्टिविटी को थोड़ा डाउन करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा सर, धीरे धीरे अपने वर्क को आगे बढ़ाते हैं, उसी लेवल पे रख के, उन्हीं लेबर्स को रख के हम अपने वर्क को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं, तो हमारी एफिशिएंसी तो बढ़ जाएगी मगर प्रोडक्टिविटी हमारी कम हो जाएगी। हाँ जी, ये तो है एक एफिशिएंसी का मीनिंग, प्रोडक्टिविटी का मीनिंग। एफिशिएंसी को और डीपली पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम एफिशिएंसी को और डेप्थली पढ़ेंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक भी स्टार्ट करेंगे जो है हमारा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिसिस। हाँ जी, उसके लिए वेट करिए नेक्स्ट लेक्चर का, नेक्स्ट वीडियो का। इस वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड। उम्मीद है आपको जितना समझाया समझ में आया। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल।